हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? तो आज हम लोग इंग्लिश बेसिक का सेकेंड पार्ट को लेकर के आए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। कृपया इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। मैंने कल बेसिक इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट बनाया था और आज मैं सेकेंड पार्ट को लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग बेसिक इंग्लिश को जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इंग्लिश के बारे में जानने से पहले ये समझेंगे कि आखिर इंग्लिश है क्या। इंग्लिश को जानने से पहले ये समझेंगे कि इंग्लिश है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। हर भाषा का अपना अपना, हर भाषा पढ़ने के लिए उसका एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, अदरवाइज कोई भी भाषा हो, उसका एक अपना लैंग्वेज होता है। यानी कि इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। और उसी लैंग्वेज के माध्यम से हम इंग्लिश को सीख पाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि लैंग्वेज है क्या, तो लैंग्वेज जो है कि एक टूल्स या सोर्सेस है। टूल्स या सोर्सेस, टूल्स या सोर्सेस कहने का मतलब हुआ कि जरिया या साधन। यानी अंग्रेजी बोलने का यह एक जरिया या साधन है। क्या? लैंग्वेज अंग्रेजी बोलने का जरिया या साधन है, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी मन की कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ टूल्स और सोर्सेस टू एक्सप्रेस फीलिंग, इमोशन और आइडिया इज एक्स्ट्रा। कहने का मतलब है कि लैंग्वेज एक ऐसी माध्यम है जिसके माध्यम से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भी अपनी मन की व्यथा को, मन की संवेग को, मन की कह सकते हो जो भी मन में आपके चल रहे हैं, जैसे दुख, पीड़ा, दर्द, किसी चीज को अगर हम किसी दूसरे के सामने, किसी दूसरे पर्सन के सामने अगर अभिव्यक्त करना है, हमें एक्सप्रेस करना है, तो वहां पे जरूरत पड़ती है लैंग्वेज की। अगर मैंने अभी बता दूं आपको कि अगर मेरे दिल में आपके प्रति दुख है, दया है, प्रेम है, ईर्ष्या है, अगर हम आपको उसको बताना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे। अगर मुझे लैंग्वेज की जानकारी नहीं है तो हम अपनी मन की, दिल की दुख, पीड़ा और दर्द को नहीं बता पाएंगे। तो बताने के लिए आवश्यकता पड़ती है किसकी? लैंग्वेज की। इसी लैंग्वेज के माध्यम से अगर लैंग्वेज के बारे में हमें समझ हो जाएगी तो हम आसानी से अंग्रेजी को समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग इसको परिभाषित करते हैं डिफिनेशन के माध्यम से और देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश के बारे में जानेंगे हम लोग। इंग्लिश तो अभी मैंने बताया इंग्लिश आपका क्या है? ये लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि हम लोग इसको कह सकते हैं टूल्स या सोर्सेस टू एक्सप्रेस one's feelings, emotion, ideas, etc. समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से दोहरा देती हूँ इस बात को। कहने का मतलब है लैंग्वेज टूल्स या सोर्सेस है जो कि एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है किसी का फीलिंग्स का, किसी का इमोशंस का या किसी का आइडियाज का। फीलिंग्स कहने का मतलब भावना, इमोशन भावना, संवेग जिसको कह सकते हैं। फीलिंग्स मतलब ऐसे एहसास होता है, किसी को एहसास हो रहा है। इमोशन मतलब संवेग या भावना। ठीक है, इस तरह से अगर किसी भी व्यक्ति का इसका एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है तो उसे आवश्यकता पड़ती है लैंग्वेज का। तो आइए हम लोग लैंग्वेज को सर्वप्रथम जानेंगे कि आखिर लैंग्वेज है क्या। तो लैंग्वेज को समझने के लिए हमें स्किल की आवश्यकता पड़ती है। लैंग्वेज को अगर हमें समझना है तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्किल मीन्स होता है कौशल। स्किल मीन्स क्या होता है? कौशल। तो लैंग्वेज को जानने के लिए हमें स्किल की आवश्यकता है। स्किल या इसी को और कह सकते हैं दूसरी भाषा में हम लोग एस्पेक्ट्स। क्या कह सकते हैं? एस्पेक्ट्स। इसका हिंदी मतलब होता है पहलू। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? पहलू। यानी कहने का मतलब है कि अगर लैंग्वेज को समझना है तो हमें सर्वप्रथम इसके लिए एस्पेक्ट्स की जरूरत होती है। वो एस्पेक्ट्स क्या है, इस एस्पेक्ट्स के बारे में अभी हम लोग जानेंगे।
यानी लैंग्वेज के बारे में एस्पेक्ट्स कितने हैं, वो एस्पेक्ट्स को जानेंगे। तो लैंग्वेज समझने के लिए हमें 4 एस्पेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। कितने एस्पेक्ट्स? 4। ध्यान से सुनेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। इसे समझने के लिए 4 एस्पेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। उस 4 एस्पेक्ट्स को अभी अभी हम लोग जानेंगे। तब तक कि आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। तो देखिए दोस्त, हमें अभी एस्पेक्ट्स को जानेंगे। तो लैंग्वेज को समझने के लिए 4 एस्पेक्ट्स होता है। इन 4 एस्पेक्ट्स को जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला स्टेप जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लिसनिंग। क्या कह सकते हैं? लिसनिंग। लिसनिंग में पता है क्या होता है? सुनना। लिसनिंग में क्या होता है? सुनना। यानी लैंग्वेज को समझने के लिए 4 एस्पेक्ट्स की आवश्यकता होती है, जिसका पहला एस्पेक्ट क्या है? लिसनिंग। यानी भाषा को समझने के लिए हमें लिसनिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें लिसनिंग नहीं आता, यानी सुनने नहीं आता, हम नहीं सुन पाते हैं, तो हमें भाषा के ज्ञान नहीं हो पाएगी। यानी भाषा का ज्ञान होने के लिए इसका 4 एस्पेक्ट्स में पहला एस्पेक्ट क्या आता है? लिसनिंग। यानी लिसनिंग जब तक नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। इसका पहला आया। दूसरा इसका आता है, जिसका नाम है स्पीकिंग। हाँ बोला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्पीकिंग। दूसरा किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्पीकिंग। स्पीकिंग कहने का मतलब होता है, क्या होता है? बोलना। जैसे कहने का मतलब पहला एस्पेक्ट लिसनिंग। जब बच्चा या इंसान जब सुनना सीख जाता है, तब उसको क्या आता है? बोलना। अगर बोलना नहीं आएगा उसको, तब भी वह भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। अब स्पीकिंग कहने का मतलब, बोलना कहने का मतलब, देखिए आपके सामने मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा इस पे। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप मैं एक शब्द लिखा आपके सामने, आप इन तमाम शब्दों को देख रहे होंगे। आप इन तमाम शब्दों को देख रहे होंगे। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने ये और ये। जैसा आप, मैंने अभी स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, बोलने की बात कर रहा हूँ। जरा सा बोल के आप सुनाइए मुझे, ये क्या लिखा हुआ है? 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 आपने बोलकर मुझे दिल को गदगद कर दिया। आप में से किसी ने क्या क्या, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। एडजस्ट, एग्जाम्पल, रिसीव, कार्य, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। जरा सा सबसे पहले इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि लैंग्वेज को सीखने के लिए पहला लिसनिंग और दूसरा स्पीकिंग की जरूरत होती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो लिखा हुआ आपका है, इसका सही से मुझे प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आएगा जब तक मुझे लैंग्वेज की विकास नहीं हो पाएगी। तो इसे मैं पढ़कर अगर सुनाऊंगा, तो यहाँ पे जो डी आपका लेटर है, ये डी साइलेंट होता है। यानी इसको मतलब एडजस्ट नहीं बल्कि एडजस्ट पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? आप लोग सुन रहे होंगे अक्सर कहीं पे, अगर कहीं पे आप जा रहे हो, अगर आपके जगह पे कोई आदमी नहीं आ पा रहा है, तो उसको कहते हैं प्लीज इसे कृपया एडजस्ट कर लीजिए, है ना? तो इससे हम लोग एडजस्ट बोलेंगे। उसी तरह से इसको हम लोग एग्जाम्पल कहेंगे। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल। ना कि कोई से बडंगा की तरह बोलते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, है ना? इस तरह से भी बोल देते हैं। और ये जो आपका लिखा हुआ है, इसमें आपका पी जो लेटर है वो साइलेंट होता है। इसे हम लोग बोल कर सुनेंगे रिसीप्ट। क्या बोलेंगे? रिसिप्ट नहीं, इसे बोलेंगे रिसीट। क्या बोलेंगे? रिसीट। आगे के लिखेंगे कुछ कथा कहानी को अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो इसे बहुत लोग कैरियर बोलते हैं, बहुत अपने अपने तरह से बोलते हैं, लेकिन इसे हम लोग करियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? करियर बोलेंगे। ये करियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? करियर। इसीलिए मैं दोस्त बता रहा था आपको कि एस्पेक्ट्स, ये 4 एस्पेक्ट्स, पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग। स्पीकिंग में बच्चा को, इंसान को अच्छे ढंग से बोलने आना चाहिए। अगर बोलने नहीं आएगा तो उसके अंदर लैंग्वेज का विकास नहीं हो पाएगा। मैंने 2 एस्पेक्ट्स को सीखा। और तीसरा इसका एस्पेक्ट्स जो होता है वो होता है रीडिंग। तीसरा एस्पेक्ट्स को क्या कहते हैं बच्चे? रीडिंग कहते हैं। इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एस्पेक्ट है भाषा को समझने के लिए, जिसका नाम है रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। यानी कहने का मतलब कि जब इंसान के अंदर सुनने की क्षमता आ जाएगी तो वह बोलने लगेगा, और जब बोलने लगेगा तो चीजों को पढ़ने लगेगा, और जब पढ़ने लगेगा तो उसका चौथा एस्पेक्ट आता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जरा बोल के बताना, राइटिंग।
यानी चौथा स्पेक्स आया मेरे दोस्तों राइटिंग, यानी कि वह लिखना शुरू कर देगा। इस तरह से लैंग्वेज का 4 स्पेक्स हुआ। पहला जरा बोल के सुनाना, दूसरा, तीसरा और चौथा मेरे प्यारे बच्चों। अगर इन चारों स्पेक्स का ज्ञान किसी इंसान के अंदर हो जाती है तो वह पूर्ण रूप में उसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट लैंग्वेज का विकास हो जाता है। और जब लैंग्वेज का विकास हो जाएगा तो वह अब निश्चित तौर पर इंग्लिश को समझ पाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। आई रिपीट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंग्लिश को समझने के लिए मैंने बताया इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को जानने के लिए लैंग्वेज अपने आप में है क्या, तो लैंग्वेज अपने आप में एक टूल्स या सोर्सेस है जो कि हमारे दिल की और दिमाग की इमोशंस, फीलिंग्स और आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है ना। अगर हम अपनी मन की भावना को, उत्तेजना को, संवेग को, किसी भी चीज को अगर अभी व्यक्त करना चाहते हैं दूसरे पर्सन के सामने, तो हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें लैंग्वेज की जानकारी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी लैंग्वेज के बारे में हम लोग जाने कि लैंग्वेज की जानकारी के लिए मुझे 4 एस्पेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, और वो चारों के चारों एस्पेक्ट्स है। जैसे कि पहला लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस तरह से चारों एस्पेक्ट्स को हम लोग जान गए। तब तक कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। तो इस तरह से आप लोग अभी लैंग्वेज के चारों एस्पेक्ट्स को जाना है। कहने का मतलब है ये चारों एस्पेक्ट्स आपस में आपको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि चारों एस्पेक्ट्स किस तरह से याद कर सकते हैं। उसको आप याद कर सकते हैं LSRW। क्या याद कर सकते हैं? L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। इस प्रकार आप लोग चारों एस्पेक्ट्स को आराम से याद कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। LSWR, इसे आप याद रखिएगा, आपको चारों एस्पेक्ट्स याद आ जाएंगे। आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें एक किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्क्रिप्ट की। किसके? स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है? स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिपि। क्या होता है? लिपि। यानी कि लिपि की आवश्यकता पड़ती है मुझे। किसकी आवश्यकता पड़ती है? लिपि। अगर लिपि का जानकारी नहीं है, जैसे इंग्लिश सीखते हैं हम लोग लैंग्वेज, इसके लिए भी लिपि की आवश्यकता होती है। जैसे इंग्लिश कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन। उसी तरह से हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज को लिखा जाता है तो इसके लिए भी लिपि की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम लोग कहते हैं देवनागरी। देखिएगा बच्चे जरा सा ध्यान से, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, गौर फरमाइएगा जरा सा। मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसे आप आसानी से पढ़ लोगे। जब ये देखते के साथ आपके मन में आ जाएंगे, जैसे आपके मन में आ जाएंगे इस तरह के, इसका कहने का मतलब आपको समझ में आ जा रहा होगा कि फल, यानी कि कोई ना कोई फल होगा। जैसे ही आपने इस लेटर को देखा, यानी कहने का मतलब इसको आपको देखते के साथ मन में इसकी ख्याल आ गई, तो कहीं ना कहीं आपको स्क्रिप्ट की जानकारी है। लेकिन दोस्तों मैं इसी को इस तरह से आपको लिख देता हूँ। इस तरह से क्या आप इसे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। यानी कहने का मतलब इसकी लिपि की जानकारी हमें नहीं है। और जब लिपि की जानकारी नहीं रहेगी, स्क्रिप्ट की जानकारी नहीं रहेगी, तो हम चीजों को पढ़ नहीं पाएंगे। बात समझ रहा है ना? तो देखिए आगे हम लोग इस चीज को देखेंगे के बारे में। जब तक स्क्रिप्ट का जानकारी नहीं रहेगा, हम भाषा का पढ़ाई अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए स्क्रिप्ट है क्या, देखिए इसके बारे में जानेंगे। तो अंग्रेजी में स्क्रिप्ट की अगर जानकारी लिया जाए तो इसमें कितने हो जाते हैं? लेटर 26। कितने लेटर्स हो जाते हैं? 26। और इन्हीं 26 लेटर को हम लोग कायदे से कहने का काम करते हैं। क्या कहते हैं? जरा सा बोल के सुनाइए। इन्हीं 26 लेटर्स को अल्फाबेट बोलते हैं, यानी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। इनको हम लोग अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। यही अल्फाबेट हुआ। अब इसे हम लोग डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसी लेटर्स को, इसी अल्फाबेट को 2 भागों में बांटने का प्रयास करेंगे हम लोग। जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे इसी लेटर्स 26 लेटर्स को एक भाग में बांटते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वावल्स। क्या बोलते हैं? वावल्स। क्या बोलते हैं? वावल्स। और दूसरा जो होती है वो होती है कॉन्सोनेंट।
क्या होती है? कॉन्सोनेंट। इस वावेल 26 में से ही वावेल सुन लेते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वावेल्स हो गए। और कॉन्सोनेंट जो एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यानी वावेल्स को छोड़कर जो भी बचा है बी, सी, डी, ई एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ सेमी वावेल्स भी होते हैं, खैर उसकी हमें जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी यूजेज कहीं पे भी नहीं है। तो आई होप लेटर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे क्या और क्या पढ़ना है थोड़ा। तो लेटर्स के बारे में जाने, अब हम लोग वर्ड्स के बारे में जानकारी लेंगे। वर्ड्स क्या है, देखिए जरा सा आप लोग गौर फरमाइएगा वर्ड्स पर। वर्ड्स को हम लोग कह सकते हैं, हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको? शब्द। इसको डिफिनेशन एक छोटा सा हम लोग दे सकते हैं, मीनिंग मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। क्या कह सकते हैं? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कहने का मतलब हुआ कि अक्षरों का वैसा यूनिट, ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। मीनिंगफुल मतलब होता है जिसका कुछ का कुछ अर्थ हो, यानी कि वर्ड्स किसे कहते हैं? द मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, लेटरों के समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ छिपा हो, जिसे हम लोग वर्ड्स कहते हैं। देखिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके सामने लिखा है CAR। जैसे ही आप इसको देख रहे हैं, आपके मन के अंदर एक भावना आ गई होगी कि कहीं बैठकर कहीं जाने वाला तो नहीं है इसमें, यानी कहने का मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ मीनिंगफुल है, यानी अर्थ है। ये कार, अगर इसी लिखे गए कार्स के स्पेलिंग को अगर हम लोग पलट दें, अगर इसी स्पेलिंग को हम लोग पलट दें तो जैसे ऐसे लिख सकते ARC, क्या इसका भी कोई ये वर्ड्स है या नहीं वर्ड्स है? I mean, इसका भी वर्ड्स है। जैसे आर्क मीन्स होता है चार, ये मैथमेटिक्स का चीज है। आर्क मीन्स क्या होता है? चार। जैसे कहने का मतलब कि एक हम लोग सेगमेंट लेंगे और यहाँ से एक आर्क लेंगे, यहाँ से एक आर्क लेंगे और इस तरह से ऐसे कर देंगे, तो आप देख सकते हो कि 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार है आपका। तो आर्क मीन्स चाप, यानी ये भी एक वर्ड्स है। लेकिन इसी को अगर हम लोग और उल्ट कर दे CRA, तो क्या ये भी मीनिंगफुल है? नहीं, तो इसको हम लोग वर्ड्स नहीं कह सकते हैं। यानी वर्ड्स हम उसी को कहेंगे जिसका मीनिंगफुल हो, तो वह मीनिंगफुल हो यानी उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। यानी कि कोई अगर आपसे पूछता है वर्ड्स का डिफिनेशन, तो सिंपली यू कैन से मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो देखिए इसी वर्ड्स को मैंने लिखा मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अब हम लोग ये जानते हैं यूनिट है क्या, ये यूनिट के बारे में जानेंगे। यूनिट है क्या? यूनिट को जानते हैं कि यूनिट अपने आप में इस तरह से कर सकते हैं, ये है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। यूनिट क्या है मेरे दोस्तों, जरा सा बोल के सुनाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? स्पीच मीन्स क्या होता है? आप जो भी बोलते हैं उसको हम लोग स्पीच कहते हैं। आप जो भी बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पीच। और इसी स्पीच के पार्ट्स को, आई मीन टुकड़े को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात समझ रहा है ना, जो कि जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? वर्ड्स। यानी यूनिट के बारे में मैंने बात कर रहा है। यूनिट को अगर देखा जाए जिसे हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि स्पीच मीन्स होता है बोलना, और हमारे द्वारा जो भी बोले गए उसके टुकड़े को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? 8। कितनी होती है? 8। आप सबको पता होगा कि अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। आइए हम लोग 8 को जानने का प्रयास करते हैं। आप दिल और दिमाग से देखते रहिएगा, आपका दिमाग जहाँ से हटेगी आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है जिसे हम लोग बोलते हैं नाउन। बोल के सुनाइएगा। सेकंड में क्या होता है? प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। तीसरा में क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और फोर्थ में क्या होता है? वर्ब। इसे हम लोग कहते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? और 5 में होता है एडवर्ब। क्या होता है? क्या होता है? और 6 जिसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। बहुत लोग अलग अलग तरीका से बोलते हैं, मैंने इसको सही प्रोनाउंसिएशन प्रीपोजिशन, इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। और एक 7th में होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? जरा सा बोलिए। कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। और एक 8वां होता है
जिसे हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? तो इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंग्रेजी में हम लोग अच्छी तरीका से जानकारी लेंगे। आइए लिखी गई चीज को हम लोग रिपीट करते हैं, दोहराने का प्रयास करते हैं। यानी यूनिट को जानकारी लेने के लिए हमें क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में कितने हैं दोस्तों? 8। पहला दूसरा और तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोला, एडजेक्टिव, बी साइलेंट। एडजेक्टिव, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। ये रहा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तब तक ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग अभी समझा। अब इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसके अगला पार्ट्स, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? जरा सा बोल के सुनाइए। फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज को पढ़ेंगे। फ्रेज क्या है? तो कह सकते हैं फ्रेज को कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीटेड मीनिंग। यानी कहने का मतलब हुआ कि शब्दों का वैसा समूह जिसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं, जिसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। जैसे क्या बोले अंग्रेजी में? बोलिएगा जरा सा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज को हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। यानी इसका मतलब हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो हो परंतु कंप्लीट अर्थ नहीं हो। जब कंप्लीट अर्थ नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे मेरे दोस्त? फ्रेज। क्या बोलेंगे? फ्रेज। यानी वर्ड्स के बाद हम लोग फ्रेज पढ़ रहे हैं। वर्ड्स के बाद क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेज। फ्रेज का डिफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। यानी कहने का मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो हो परंतु कंप्लीट अर्थ नहीं हो। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको सेटिस्फाइड करवाता हूँ। देखिए एग्जांपल आपका मैं देता हूँ। जैसे इन्हीं में से किन्हीं का नाम मैं लिख, तो चलो कोई नहीं, मैं लिख लेता हूँ। जैसे लिखा मैंने, क्या लिखा? श्रेया। क्या लिखा? श्रेया। और एक मैं इसके बीच छोटा सा कंजंक्शन जोड़ने का काम करता हूँ, एंड। श्रेया एंड रानी, मैं इतना सा ही लिखा, श्रेया एंड रानी। अब देखने का प्रयास कीजिए आप यहाँ पे, श्रेया एंड रानी, ये एक फ्रेजेस कहलाएगी। देखिए कि इसका कोई कंप्लीट अर्थ है? पढ़ने से पता चल रहा है श्रेया एंड रानी। क्या श्रेया एंड रानी? श्रेया एंड रानी के बारे में आगे मुझे कोई जानकारी नहीं है। यानी श्रेया एंड रानी तो यहाँ तक ठीक है, इसका अर्थ तो है परंतु इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं है। और जब कंप्लीट अर्थ नहीं होता है तो ऐसे ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप इसे देखते रहिए, टेक योर टाइम प्लीज। अब हम लोग फ्रेज को जानने के बाद इसकी अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, पढ़ के सुनाइएगा लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अब सेंटेंस को जानेंगे हम लोग, क्या कि सेंटेंस है क्या। तो देखिए सेंटेंस को जानने से पहले कुछ इसका मैं बेसिक को बता देता हूँ। सेंटेंस को कहते हैं, जैसे पहला कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग, किसी भी सेंटेंस का एक अपना कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। जैसे मैं आपको कह दूं कि मैंने सुबह सुबह एक देखा, मैंने सुबह सुबह एक देखा। आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर आपने सुबह सुबह एक क्या देखा? पूरा कंप्लीट मीनिंग तो नहीं दे रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। इसीलिए हम लोगों ने सेंटेंस को सही बढ़ाने के लिए, सही बताने के लिए पहला पार्ट्स को हम लोग बांटे, जिसको कहते हैं कंप्लीट मीनिंग। अगर किसी भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है तो वह सेंटेंस अधूरा माना जाता है। बातें समझ में आ रही है ना? दूसरा इसका जो स्टेप होता है, जिसको कह सकते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या कहे? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इसका दूसरा होता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि शब्दों का सही तरह से व्यवस्था करना। अगर शब्द सही तरह से व्यवस्था नहीं किया हुआ है तो वह भी सेंटेंस अपने आप में गलत होती है। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, आप इस पर विचार कीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे मैं एक बोलता हूँ आपको, मुझे उबाल कर
मुझे उबाल कर एक गिलास दूध दो। मुझे उबाल कर एक गिलास दूध दो। क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है या नहीं? आप इस पर जरा से विचार कीजिएगा, बताइए मुझे। आप मुझे उबाल कर एक गिलास दूध दो, क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है गलत? आप इस पर विचार कीजिएगा। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक और एग्जांपल से आपको सेटिस्फाइड करवाता हूँ। जैसे कह सकते हैं कि खरगोश को काट कर गाजर दो। खरगोश को काट कर गाजर दो, क्या ये अपने आप में सेंटेंस का अरेंजमेंट सही है या नहीं? तो देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इसमें कुछ न कुछ हमें गड़बड़ समझ में आ रही है। यानी कि जैसे मैं लिख दिया खरगोश को काट कर गाजर दो। अब यहाँ पे शब्दों का अरेंजमेंट की वजह से यहाँ से गड़बड़ हो जा रही है। मुझे गाजर को काट कर खरगोश को देना चाहिए था, अब मैंने यहाँ खरगोश को ही काट कर गाजर को दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे इस वर्ड्स के यानी कि शब्दों को अरेंजमेंट की गलत की वजह से ये मेरा पूरा सेंटेंस गलत हो जा रहा है। इसीलिए हमें सेंटेंस को जानने और समझने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कंप्लीट मीनिंग, और दूसरा होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अगर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ठीक से नहीं है तो आपके लिखे गए सेंटेंस भी गलत हो सकती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में किस तरह से एक एक शब्द को आगे पीछे होने से कितना गड़बड़ हो जा रही है आपके सेंटेंस में। तो हमें अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होना बहुत जरूरी है। तो देखिए अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है क्या, इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को जानने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। फिर से बोलिएगा आप लोग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, जरा सा बोल के सुनाइएगा, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर। अगर हम लोग अरेंजमेंट वर्ड्स का अरेंजमेंट करेंगे तो उसके लिए आवश्यकता है स्ट्रक्चर की, और वह स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार होगी, तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, यानी कि डूअर। उसके बाद दूसरा जो आता है इसमें स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? अब वर्ब में आया तो वर्ब का कैटेगराइज हो जाता है। 2 तरह के वर्ब होता है। एक को कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? सहायक क्रिया। और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में जरूरत पड़ती है स्ट्रक्चर की। और स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? इसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को और हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? डूअर। और दूसरा होती है वर्ब। वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वर्ब होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। एज एग्जाम्पल स्वरूप ले सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, एटसेट्रा। और मेन वर्ब जो होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं गो, इसी को हम लोग कह सकते हैं गोज, इसी को हम लोग कह सकते हैं गोइंग। मैं एक ही एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, एटसेट्रा। इसी तरह से ये आपका मेन वर्ब कहलाते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? जरा से बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि वर्ब में सब्जेक्ट का जो भी काम करेगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर में अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ठीक ठीक जगह पर अरेंजमेंट करके रखेंगे तो हमारा सेंटेंस का अरेंजमेंट ठीक से हो जाएगा, यानी कि वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक से हो जाएगा। और जब वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक से हो जाएगा तो लिखी गई सेंटेंस हमारी अच्छी होगी, है ना। तब तक कि आप इसे देखते रहिए, टेक योर टाइम। तो मेरे दोस्तों, ये आपने भी देखा किस तरह से अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है। आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जो कि लैंग्वेज का विकास हम लोग स्टेप 4 होते हैं, LSWR। इसके माध्यम से हमारे अंदर लैंग्वेज का विकास होता है। और उसके बाद हम लोगों ने वर्ड्स को जाना।
उसके बाद है हम लोग यूनिट के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के बाद हम लोगों ने फ्रेजेस को जाना, और उसके बाद हम लोग लास्ट में किसको जाने, सेंटेंस को। यानी सेंटेंस में होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना। तो इसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स स्ट्रक्चर के आधार पर होती है, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है ना? इस प्रकार से अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो जाती है। तो आइए दोस्त, मैं इसके अगले पार्ट्स में आगे आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करेंगे।